हेलो, नमस्कार दोस्तों। घटनाएं व प्रक्रियाएं। इस खंड में घटनाएं व प्रक्रियाएं फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नाथसीवाद के उदय के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता, समानता और सहज, सुलभ और सामान्य मान कर चलते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया, विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई उदित नीति को तैयार किया। फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त किया, विशेषाधिकारियों पर आधारित व्यवस्था से शासन की नई व्यवस्था उदित हुई। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक है। सबके एक समान अधिकार, सबके एक समान अधिकार होते हैं। हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। यह सोच राजनीति का नई भाषा का हिस्सा बन गई। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच एक नए युग का केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों ने इन विचारों को नाना रूपों में समझा और साधा गया। भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे, लेकिन इन आंदोलनों के भाषा और मुहावरे को 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही वैधता मिल रही थी। अध्याय 2 में आप यूरोप में समाजवाद के आगमन और उस नाटकीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे जिसके चलते रूस के शासक जार निकोलस II को सत्ता छोड़नी पड़ी। रूसी क्रांति ने समाज परिवर्तन का एक नया तरीका गढ़ने का प्रयास किया था। इस क्रांति को ने आर्थिक असमानता और मजदूर किसानों की बेहतरी का सवाल उठाया। इस अध्याय में सरकार ने औद्योगिकरण तथा खेती और मशीनीकरण का कार्यक्रम तो दृढ़ता के साथ बढ़ाया गया, लेकिन उसने नागरिकों के कई ऐसे अधिकारों का हनन भी किया है जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन के लिए अनिवार्य होते हैं। फिर भी समाजवाद का नारा विभिन्न देशों के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का हिस्सा बना। आज सोवियत संघ बिखर चुका था और समाजवाद संकट में है, लेकिन 20वीं सदी के पैमाने पर समकालीन विश्व का रूपाकार तय करने में यह सबसे शक्तिशाली ताकत था। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंत में सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस
को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, मैं दोस्तों आपको फिर से बता दूं एक बार। ये जो हम किताबें पढ़ रहे हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक, ये बेस मजबूत करने के लिए यूपीएससी का जो बेसिक है वो इसी में से आएगा। फर्स्ट है सोशल साइंस, सेकंड है साइंस और थर्ड है मैथ। इन 3 सब्जेक्टों को आप घोट कर पी जाओ, मानो कि आपकी यूपीएससी प्री क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं बास्तिल का ध्वंस। बास्तिल ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए। 18वीं सदी में उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज सन 1774 ईस्वी में, उस समय उनकी उम्र केवल 20 साल थी, उनका विवाह राजारोहण ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट के साथ हुआ। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया और चलते समय अनेक युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महत्व और दरबार की शानो शौकत को बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लीरवे से भी ज़्यादा खर्च हुआ था। इस युद्ध के चलते फ्रांस में 10 अरब लीरवे से भी अधिक का कर्ज जुड़ गया, जबकि उससे पहले से ही 2 अरब लीरवे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार ने कर्जदाता पर अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य होगी, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा था और केवल 3 एस्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र का पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता था। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 10%, लगभग 90% किसान थे। जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीनों पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर व खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ये देखिए, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद
धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों को टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। ये जो मैंने अभी अंडरलाइन किया था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शामिल थे, वहां तक छोटे प्रश्नों में भी आ सकता है। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन कर रही थी।